हेलो फ्रेंड्स, जागो भारत यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर ये वीडियो देखने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कॉमर्स से संबंधित सभी वीडियो आपको उपलब्ध हो जाएंगे और इससे संबंधित जो भी नोटिफिकेशन होगा आपको मिलता रहेगा। आज हम बीमा के बारे में बताएंगे। इसके पहले हम बैंक के कार्य के बारे में वीडियो अपलोड कर चुके हैं, आप हमारे चैनल पर जाकर वीडियो देख सकते हैं। तो आज हम शुरू करते हैं। बीमा आर्थिक हानियों को कम करने का एक साधन है, क्योंकि इसमें व्यवसायी अपनी जोखिम बीमा कंपनी पर डाल सकता है। किसी वस्तु का बीमा कराने का यह अर्थ नहीं होता कि वह वस्तु नष्ट ही नहीं होगी। लेकिन किसी वस्तु की नष्ट होने की संभावना हर समय हर पल बनी रहती है। लेकिन जब बीमा करा लिया जाता है तब उसकी क्षतिपूर्ति का उत्तरदायित्व बीमा कंपनी अपने ऊपर ले लेती है। प्रत्येक व्यापारी थोड़ा सा पैसा देकर अपनी जोखिम से मुक्त हो जाता है। अगर किसी भी व्यापारी या कोई संयुक्त पूंजी वाली कंपनी अपनी पूरी कंपनी का बीमा कराता है, तो अगर बीमा कंपनियां इसके लिए तैयार नहीं होती हैं तो वो अपने जोखिमों को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर अनेक बीमा कंपनियों को बांट देती है, फिर उसका बीमा हो जाता है। और आगे देखते हैं। और बीमा कंपनी छोटी छोटी राशियों को एकत्रित करके इतनी बड़ी राशि बना लेती हैं कि वह इस राशि से न केवल जोखिम से परेशान व्यवसायी की हानि को कवर करती है, बल्कि वे अपने प्रशासनिक खर्चों को भी उनसे पूरा कर सकती हैं। इस काम में बीमा कंपनी कितनी सफल सिद्ध होती है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि जोखिम के बारे में उसकी पूर्वानुमान कितने सही थे। अब हम बीमा के अर्थ एवं परिभाषाओं के बारे में आपको बताएंगे। बीमे के द्वारा मानव भविष्य में जोखिम के विरुद्ध सुरक्षा प्राप्त करता है। इनमें से जोखिम को रोका नहीं जा सकता है, लेकिन एक व्यक्ति के जोखिम को अनेक व्यक्तियों में बांटा जरूर जा सकता है। दूसरा, बीमा के संबंध में जो सिद्धांत हैं वो सहकारिता के सिद्धांत पर आधारित हैं। जोखिम से बचने के लिए व्यक्ति बीमा कंपनी से एक लिखित अनुरोध करता है, जिसमें बीमा कंपनी किसी व्यक्ति की हानि को होने की दशा में उसकी क्षतिपूर्ति करने का दायित्व अपने ऊपर लेती है। तीसरा, इस प्रकार सारांश के रूप में हम कह सकते हैं कि बीमा जोखिम से उत्पन्न हानियों के वितरण का एक सहकारी उपाय है। सहकारी का मतलब बहुत से लोग मिलकर उस जोखिम का वहन करते हैं, जिसके अंतर्गत एक पक्षकार जो बीमा करता होता है, दूसरा पक्षकार जो बीमित होता है को एक निश्चित राशि के बदले में बीमा पत्र में उल्लेखित किसी घटना के घटित होने पर उसकी क्षतिपूर्ति के विरुद्ध एक निश्चित राशि तक सुरक्षा प्रदान करने का अनुबंध करता है। अब हम बीमा की विशेषताएं देखते हैं। बीमा एक अनुबंध है। पहली विशेषता, बीमा एक अनुबंध है। बीमा एक अनुबंध है का इसका मतलब है कि बीमा में दो पक्षकार होते हैं, उन दोनों में स्वतंत्र सहमति होती है, उसमें एक प्रतिफल होता है और इसमें ना तो छल होता है ना तो कपट होता है। सद्भाविक आधार पर यह आधारित होता है। दूसरा, इसमें दो पक्षकार होने चाहिए। दो पक्षकार का मतलब एक बीमित होता है, एक बीमा करता होता है। उसमें कुछ राशि इंश्योर्ड होती है और बीमित बीमा कंपनी को प्रीमियम के रूप में हर महीने या एक सीमित अवधि पर भुगतान करता है। तीसरा, सुरक्षा एवं विनियोग होता है। सुरक्षा और विनियोग ये दो शब्द समझने में बहुत ज़रूरी है। सुरक्षा का मतलब किसी संभावित हानि से सुरक्षा होता है। विनियोग का मतलब ये होता है कि जो हम उसमें राशि निवेश करते हैं वो वापस मिल जाता है। तो सुरक्षा और विनियोग बीमा में सिर्फ जीवन बीमा के रूप में होता है और अन्य बीमा में सुरक्षा और विनियोग नहीं होता है। चौथा है, संभावित जोखिमों से मुक्ति मिलती है। इसका मतलब ये होता है जो भी संभावित हानि होती है उससे बीमा कंपनियां सुरक्षा का आश्वासन देती हैं। पांचवा है कि सद्भावना पर आधारित व्यवहार होता है। सद्भावना का मतलब ये होता है कि जितने भी बीमा से जुड़े जितने भी सूचनाएं होती हैं सब के सब बीमा कंपनी को बीमित द्वारा उपलब्ध कराया जाता है और ये सद्भावना पर आधारित होता है और बीमा कंपनी उन सूचनाओं को सत्य मानकर ही बीमा करती हैं। छठवां है, स्वामित्व जरूरी नहीं होता है, कोई दूसरा व्यक्ति भी बीमा करा सकता है। इसका मतलब ये होता है कि संपत्ति का स्वामित्व ये जरूरी नहीं कि बीमित ही हो,
कोई दूसरा भी व्यक्ति दूसरे की संपत्ति का बीमा करा सकता है और उसका प्रीमियम भर सकता है। 7वां है घटना का घटित होना, अर्थात बीमित राशि किसी घटना के घटित होने पर ही दिया जाएगा। इसका मतलब ये होता है कि बीमा एक अनुबंध होता है, उस अनुबंध में ये शर्तें होती हैं। इसका मतलब ये है कि जो अनुबंध में शर्तें हैं उस शर्तों के अनुसार ही बीमा को कवर किया जाता है, बीमित राशि को कवर किया जाता है। अगर वो घटना घटित होती है तभी बीमा की राशि को प्रदान किया जाता है, और अगर घटना नहीं घटित होती है तो बीमा का राशि नहीं भुगतान किया जाता है। लेकिन जीवन बीमा इसका एक उदाहरण है, इसका एक विरोधाभास है, क्योंकि जीवन बीमा में अगर घटना घटित होती है तो भी पैसा मिलता है, अगर नहीं घटित होती है तो एक समय सीमा के अवधि के पश्चात बीमित राशि से अधिक भी पैसा मिलता है। बीमा जुआ अथवा दान नहीं है। इसका मतलब ये है कि बीमा कराने वाला व्यक्ति ये एक प्रकार से बीमा जुआ और दान नहीं है, क्योंकि जुआ में सिर्फ और सिर्फ पैसे जाते हैं, आने की संभावना उसके संभावनाओं पर निर्भर होती है। लेकिन बीमा में जुआ संभावना नहीं है, अगर इसमें आपको हानि होती है तो आपको लाभ दिया जाएगा। जीवन बीमा की अवस्था में अगर हानि होती है तो भी पैसा आपका वापस आता है, नहीं होती है तो भी पैसा आता है। तब अगला हम देखेंगे कि बीमा की प्रकृति। बीमा की प्रकृति के संबंध में हम आपको बताते चलते हैं कि बीमा एक ऐसी व्यवस्था है जिसके द्वारा जोखिम को एक बीमा कंपनी के माध्यम से अनेकानेक ऐसे लोगों में बांट दिया जाता है जो उस जोखिम को उठा रहे हैं। जो संस्था इस प्रकार की जोखिम उठाने का उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेती है उसे बीमाकर्ता अथवा बीमा कंपनी कहा जाता है। दूसरा है जिसका बीमा किया जाता है, अर्थात जिसकी जोखिम का उत्तरदायित्व बीमाकर्ता अपने ऊपर लेता है उसे बीमाधारी कहते हैं। तीसरा वह प्रलेख जिसमें बीमा समझौते की शर्तें लिखी होती है वह बीमा प्रपत्र कहलाता है। इसके बाद अगला, इसी तरह बीमाकर्ता द्वारा अपनी सेवाएं प्रदान करने के फलस्वरूप जो शुल्क या प्रतिफल लिया जाता है उसे प्रीमियम कहते हैं। जैसा कि जिस प्रकार से बीमा किया जाता है और तथा जिस राशि का बीमा किया जाता है उसे बीमित राशि कहते हैं। अब देखते हैं आगे बीमा अनुबंध में प्रयुक्त महत्वपूर्ण शब्दावली। बीमक अथवा बीमाकर्ता, इसमें दो पक्षकार होते हैं, एक बीमक होता है जो बीमा कराता है और दूसरा बीमाकर्ता होता है जो राशि का बीमा करता है। बीमित अथवा बीमाधारी यह वह व्यक्ति अथवा व्यवसायी होता है जो अपनी संपत्ति का बीमा कराता है। तीसरा प्रीमियम, इसमें प्रीमियम का मतलब होता है कि बीमित राशि को कुछ निश्चित टुकड़ों में बांट दिया जाता है, प्रत्येक छोटे टुकड़े को प्रीमियम कहते हैं जो महीने या सीमित अवधि में देय होती है। तीसरा होता है बीमा पत्र, जिस बीमा पत्र पर बीमा की संपूर्ण शर्तें अथवा नियम कानून लिखे होते हैं उसे बीमा पत्र कहते हैं। इस बीमा पत्र पर सिर्फ और सिर्फ बीमित का हस्ताक्षर होता है, बीमा कंपनी का नहीं। अगला है बीमा राशि। बीमा राशि का मतलब ये होता है जिस राशि का बीमा कराया जाता है, जितनी राशि का इंश्योर करा होती है उसी को बीमा राशि कहते हैं। इसका मतलब अगर आपकी संपत्ति 2 लाख रुपए की है तो आप 2 लाख का इंश्योर करा सकते हैं, उससे ज़्यादा का इंश्योरेंस आप नहीं करा सकते। और हानि की दशा में जितनी राशि का इंश्योर्ड होती है उतनी ही राशि बीमा कंपनी देने के लिए बाध्य होती है, उससे ज़्यादा नहीं होती है। अब बीमा के सिद्धांत हम आपको बता दें। इसके पहले हम बीमा अनुबंध में प्रयुक्त महत्वपूर्ण शब्दावली में हम पढ़ चुके हैं, बीमक अथवा बीमाकर्ता, दूसरा बीमा अथवा बीमाधारी, तीसरा प्रीमियम क्या होता है, बीमा पत्र क्या होता है, बीमा राशि क्या होता है, हम इसको बता चुके हैं। अगला बीमा के सिद्धांत। बीमा का पहला सिद्धांत है पूर्ण विश्वास का सिद्धांत। पूर्ण विश्वास का सिद्धांत का मतलब ये होता है जो बीमा कंपनी होती है वह हमेशा अपने ग्राहकों पर पूरा विश्वास करती हैं, या ग्राहकों द्वारा जो भी सूचनाएं बीमा कंपनी को दिया जाता है बीमा कंपनी इस आधार पर विश्वास कर लेती है कि सभी सूचनाएं सत्य पर आधारित है तथा उसमें कोई छल कपट नहीं है। दूसरा सिद्धांत है महत्वपूर्ण तथ्यों को बीमा कंपनी को बताना। इसका मतलब ये है कि बीमा कंपनी अगर बीमा करती है तो वह यह समझती है कि बीमित व्यक्ति हर प्रकार के जो भी बीमा से महत्वपूर्ण संबंध होते हैं, महत्वपूर्ण सूचनाएं होती है, वह बीमा कंपनी को बता दिया जाता है। हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि बीमा अनुबंधों पर आधारित होती है, इसमें दोनों पक्षकारों की सहमति होती है। इसका मतलब ये है कि बीमा की जो भी शर्तें होती है वह बीमा ग्राहकों या बीमित व्यक्ति द्वारा कंपनी को बताया जाता है। उससे जुड़ी जितनी भी जानकारियाँ होती है सब सद्भावना पर आधारित होती है और इस प्रकार से
बीमा के प्रकार होते हैं, जिसमें जीवन बीमा में होता है, अग्नि बीमा होता है, सामुद्रिक बीमा होता है और दुर्घटना बीमा होता है। ठीक है। अब अगला है बीमा योग्य हित का सिद्धांत। बीमा योग्य हित के सिद्धांत में आपको बता दें, बीमा में हमेशा हित होता है। अगर बीमा में हित नहीं होता है तो बीमा का जो भी अनुबंध होता है वो वैध नहीं होता है, बीमा वो फर्जी माना जाता है। हित का मतलब ये होता है कि बीमा में किसी न किसी संपत्ति का होना आवश्यक है। दूसरा है बीमा में क्षतिपूर्ति का नियम का होना आवश्यक है। तीसरा, बीमा में किसी व्यक्ति की नुकसान का होना आवश्यक है। तीसरा, बीमा में कोई व्यक्ति के जो नुकसान से जो भी हानि होती है उस हानियों को बीमा में कवर किया जाना आवश्यक होता है। इसीलिए बीमा योग्य हित का सिद्धांत इसी ही कहते हैं। अगला है क्षतिपूर्ति का सिद्धांत। क्षतिपूर्ति के सिद्धांत में हम आपको वीडियो में और आगे जाने से पहले बता देते हैं कि इस वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। इससे आपको बहुत ही फ़ायदा होगा और बीमा की आधारभूत अवधारणाओं के संबंध में आपको निश्चय ही जानकारी प्राप्त हो जाएगी। अब हम अगला क्षतिपूर्ति का सिद्धांत बताते हैं। क्षतिपूर्ति के सिद्धांत में ये होता है कि किसी भी जो भी बीमित वस्तु, बीमित संपत्ति या बीमित अधिकार पत्र हैं उनके या चोरी का कोई भी चीज़ हो, कोई भी संपत्ति हो, उसके विषय में क्षतिपूर्ति का सिद्धांत है। ये क्षतिपूर्ति होने वाली क्षति होने वाली जोखिमों से सुरक्षा कवर करती है, सुरक्षा प्रदान करती है और बीमाधारी व बीमित व्यक्ति को इस संबंध में पूर्ण आश्वासन बीमा कंपनी देती है कि अमुक दशा में अगर क्षति होती है, नुकसान होता है, उसकी भरपाई बीमा कंपनी वहन करेगी। इसके बाद है अधिकार समर्पण का सिद्धांत। अधिकार समर्पण का सिद्धांत आपको समझना बहुत ही आवश्यक है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने 8,000 रुपये की किसी संपत्ति का बीमा करा लिया है और वो संपत्ति आग लग जाने से जल जाती है, उसके एवज में बीमा कंपनी आपको 8,000 का भुगतान कर देती है। तो लेकिन जो जली हुई संपत्ति है, अगर आप भुगतान पा जाते हैं तो वो संपत्ति बीमा कंपनी का हो जाता है। इसी को अधिकार समर्पण का सिद्धांत कहते हैं। इसका मतलब आपने बीमित राशि प्राप्त करने के पश्चात जो भी सामान, जो भी संपत्ति बीमित होता है उसका आपका स्वतः ही हस्तांतरण या अधिकार पत्र बीमा कंपनी को हो जाता है। निकटतम कारण का सिद्धांत। निकटतम कारण का सिद्धांत का मतलब ये होता है कि अगर आपकी दुर्घटना में वस्तु या कोई भी चीज़ जल जाती है या नुकसान हो जाता है या किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसका निकटतम कारण देखा जाता है कि कारण क्या है। अब आप मान लीजिए आपका एक समुद्री जहाज़ है, वो जहाज़ आपका जल में जा रहा है या फ्रांस से कोई माल आप लेकर इंडिया में आ रहे हैं, तो उस जहाज़ को चूहे छेद कर देते हैं जिसकी वजह से पानी भर जाता है और जहाज़ डूब जाती है। इसमें निकटता का कारण का मतलब ये है पानी का भर जाना है। चूहे का छेद करना निकटतम कारण नहीं माना जाएगा, क्योंकि अगर जहाज़ डूबती है तो पानी भर जाने से डूबती है, चूहे के छेद करने से नहीं डूबती है। तो इसमें जितनी भी नुकसान होता है उसका क्षतिपूर्ति बीमा कंपनी करेगी। इसी को निकटतम कारण का सिद्धांत कहते हैं। इस सिद्धांत की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहला, क्षतिपूर्ति के देने के बाद ही, जो क्षतिपूर्ति होती है उसके देने के बाद ही बीमा कंपनी इस सिद्धांत का लाभ उठा सकती है। दूसरा, बीमा कंपनी न्यायालय में अपने नाम से दावा नहीं कर सकती है, अतः बीमा कंपनी बीमा पत्र के नाम से ही दावा कर सकती है। तीसरा, बीमा कंपनी को वही अधिकार प्राप्त होते हैं जो बीमा करवाने वाले व्यक्ति को द्वितीय पक्षकार के विरुद्ध प्राप्त थे। चौथा, बीमा करवाने वाला व्यक्ति बीमा कंपनी की मदद करेगा। पाँचवा, जो धन बीमा कंपनी वसूल करेगी उस पर अधिकार केवल बीमा कंपनी का ही होता है। अगला है अंशदान का सिद्धांत। अंशदान के सिद्धांत के बारे में हम आपको बता देते हैं। अगर कोई राशि विभिन्न प्रकार की कई बीमा कंपनियों द्वारा उसको इंश्योर कराया जाता है, तो अगर वह बीमित वस्तु या संपत्ति नष्ट होती है तो उस संपत्ति का दावा आप सभी कंपनियों से नहीं कर सकते हैं, या उस संपत्ति का दावा जो कि क्षतिपूर्ति होती है सभी कंपनियां मिलकर करती हैं। अलग अलग से ये क्षतिपूर्ति अलग अलग से कंपनियां नहीं करती हैं, वो कंपनियां एक साथ करती हैं। इसका मतलब ये है कि जैसे आपकी 50,000 की कोई मोटर बाइक है, आपने बजाज एलियांज से उसको इंश्योरेंस करा लिया, मुथूट फाइनेंस से आपने इंश्योरेंस करा लिया, आपने PACL से इंश्योरेंस करा लिया, या कई इंश्योरेंस कंपनियां मिलकर उसका इंश्योरेंस कर देती हैं, और वो आपका स्कूटर 50,000 का नुकसान हो जाता है, तो आप सभी कंपनियों से अलग अलग दावे की मांग नहीं कर सकते हैं। या इसका मतलब ये होता है कि अगर आपने उस स्कूटर का 20,000, 50,000, 60,000 के लिए आपने बीमा का प्रीमियम दिया है,
या बीमा लिया है तो सभी कंपनियां अपने शेयर के अनुपात में आपको क्षतिपूर्ति करेंगी। 85,000 रुपये करेंगी, 50,000 रुपये से ज़्यादा नहीं करेंगे, आप चाहे जितना भी प्रीमियम भर दें। अगला है खान जोखिम को कम से कम करने के सिद्धांत। इसका मतलब ये है, जोखिम को कम से कम करने के सिद्धांत का मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई संपत्ति है, आपने उसका बीमा करा लिया है, आग लग जाती है तो आप उस संपत्ति को उसी प्रकार सुरक्षा करेंगे जिस प्रकार से कि अब आपने उस संपत्ति का इंश्योरेंस नहीं कराया है, और अगर आपने कराया होता या ना भी कराया होता तो जो भी संभव प्रयास है उस संपत्ति के बचाने के बारे में आप कर सकते हैं, वो आप करेंगे। इसी को जोखिम को कम से कम करने के सिद्धांत हैं। अगला है बीमा की उपयोगिता अथवा लाभ या महत्व। अब आगे देखेंगे बीमा की क्या उपयोगिता है अथवा उसके क्या लाभ या महत्व है। इस बारे में हम एक कोट करते हैं। कोट ये है, सम्राट जॉर्ज पंचम के शब्दों में, बीमा एक महान तथा प्रगतिशील उद्योग है। बीमा जन्म से लेकर मृत्यु तक सहायक सिद्ध होता है। आज संसार में इसका अत्यधिक महत्व है और यह दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। ठीक है, अब इसके लाभ और महत्व क्या है। जोखिम का वितरण, बीमा से जोखिम का वितरण हो जाता है। इसका मतलब ये होता है कि जो जोखिम पूरी हानि का बीमा धारक स्वयं उठाता है, अब उसको बीमा कंपनी वहन करती है। दूसरा, रक्षा तथा विनियोग तत्व, बीमा कंपनी में रक्षा भी होता है, संपत्ति की सुरक्षा की गारंटी दी जाती है तथा विनियोग तत्व भी होता है। मतलब जिस प्रकार से जीवन बीमा में अगर आपकी डेथ हो जाती है तो भी आपको पैसे आपके परिवार को मिलेंगे या आपके नॉमिनी को मिलेंगे। अगर आपका डेथ नहीं होता है तो एक निश्चित अवधि के बाद जो भी बीमित राशि होता है वो आपको कंपनी दे देती है। एक प्रकार से जीवन बीमा में आपकी प्राणों की रक्षा हो गई। दूसरा, विनियोग हो गया, मतलब आपका पैसा वापस मिल जाएगा। तीसरा है सुरक्षा प्रदान करना, जो भी संपत्ति का आप बीमा कराते हैं उसके एवज में आपको सुरक्षा प्राप्त होती है। चौथा है दुर्घटनाओं से सुरक्षा, बीमा किसी घटनाओं के घटित होने पर ही कराया जाता है, ये शर्तों पर आधारित होता है। इस प्रकार से बीमा दुर्घटनाओं से सुरक्षा करती है। तीसरा, सामाजिक बचत को प्रोत्साहन। इसके बाद देश की आर्थिक विकास में सहायक, बीमा देश की आर्थिक विकास में सहायक होती है। क्यों होती है, इसको हम आपको इस प्रकार से बताते हैं कि किसी भी देश की प्रगति में जो उद्योगपति होते हैं उनको अपने संपत्ति की सुरक्षा की निश्चित चिंता होती है। इस प्रकार से बीमा कंपनी उस संपत्ति की सुरक्षा की चिंता भी प्रीमियम के बदले अपने ऊपर ले लेती है, जिससे देश का विकास में या भारी उद्योगों की स्थापना में उद्योगपति आगे आते हैं और निवेश करते हैं। अगला है ऋण मिलने में सुविधा। अगर किसी भी संपत्ति का बीमा रहता है तो तीसरा पक्षकार ऋण देने में कोई संकोच नहीं करता है, क्योंकि उसे मालूम होता है कि संपत्ति की हानि की दशा में बीमा कंपनी उसका भुगतान कर देती है। अगला है व्यवसाय में स्थिरता। बीमा कराने से व्यवसाय में स्थिरता आती है, क्योंकि अगर किसी घटना के फलस्वरूप या कोई हानि होती है तो बीमा कंपनी उस हानि का उत्तरदायित्व अपने ऊपर ले लेती है, जिससे व्यवसाय में स्थिरता आ जाती है और जोखिम के विरुद्ध व्यवसायियों में लड़ने की क्षमता का विस्तार होता है। अगला राष्ट्रीय विकास में सहायक। राष्ट्रीय विकास में बीमा कंपनियां अपना महत्वपूर्ण योगदान देती हैं, क्योंकि विभिन्न प्रकार के व्यवसायों की सुरक्षा की दृष्टि, विभिन्न प्रकार के जोखिमों से मुक्ति तथा विभिन्न प्रकार के जो भी घटनाएं होती हैं उनसे बीमा कंपनियां अपने उत्तरदायित्व का वहन करते हैं तथा प्रीमियम के बदले एक निश्चित राशि का भुगतान करते हैं। आयकर में छूट, विभिन्न प्रकार की आयकर में छूट होती है, क्योंकि बीमा एक सामाजिक कार्य है। इसमें गरीब, दलित, पिछड़ा वर्ग तथा विभिन्न प्रकार के श्रमिक इस वर्ग में आते हैं। इस प्रकार से आयकर में सामाजिक उद्देश्यों में सरकार छूट भी प्रदान करती है। इससे सामाजिक सुरक्षा भी प्रदान होता है और अधिक रोजगार के अवसर भी सृजित होते हैं। अब बीमा के प्रकार। बीमा कई प्रकार के होते हैं। पहला, जीवन बीमा। दूसरा, सामान्य बीमा। सामान्य बीमा में अग्नि बीमा आ जाता है, सामुद्रिक बीमा आ जाता है, चोरी बीमा, सामाजिक बीमा। अन्य जोखिमों का बीमा। अन्य जोखिमों का बीमा का मतलब जैसे स्वास्थ्य बीमा, विश्वस्त का बीमा। बीमा से संबंधित सामाजिक सुरक्षा व योजनाएं। पहला, अटल पेंशन योजना। 18 से 40 वर्ष के बीच की आयु के जो भी लोग हैं वो अटल पेंशन योजना में अपना योगदान दे सकते हैं, अटल पेंशन योजना का लाभ ले सकते हैं।
दूसरा है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, 12 रुपये प्रति वर्ष की प्रीमियम पर 2 लाख की दुर्घटना बीमा इसमें कवर है। तीसरा है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, 330 रुपये प्रति वर्ष, अधिकतम 2 लाख की सावधि बीमा योजना 18 से 70 वर्ष की आयु के लोगों के लिए है। अटल पेंशन योजना के बारे में हम आपको बता दें कि ये 18 से 40 वर्ष तक के आयु के जो भी लोग हैं ये भरते हैं तथा इसको 60 वर्ष तक अनवरत भरा जाना चाहिए। इसके बाद एक निश्चित धनराशि 1000 से 5000 रुपये तक के लोगों को जीवन भर मिलता है। इसमें अगर आपकी मृत्यु हो जाती है तो ये आपकी नॉमिनी को मिलेगा। अब हम जीवन बीमा देखते हैं। जीवन बीमा क्या होता है? जीवन बीमा एक ऐसा अनुबंध है, एक ऐसा बीमा अनुबंध है जिसके अंतर्गत बीमाकर्ता बीमादार को एक निर्धारित प्रीमियम के बदले जो किस्तों में या एक मुश्त में अदा किया जा सकता है, उसकी मृत्यु अथवा निर्धारित अवधि की समाप्ति पर जो पहले घटित हो एक निश्चित है देने का वचन देती है। उस धनराशि उसके जीवित रहने पर उसको अथवा मृत्यु हो जाने पर उसके मनोनीत प्रतिनिधि को दिए जाते हैं। इस प्रकार जीवन बीमा में विनियोग का तत्व भी निहित होता है। जीवन बीमा अनुबंध के लक्षण अथवा विशेषताएं। पहला है जीवन बीमाकर्ता एवं बीमादार के बीच एक लिखित अनुबंध होता है। दूसरा, मेहमानों के जीवन में घटने योग्य घटनाओं का बीमा कराया जाता है। तीसरा, जीवन बीमा में बीमाकर्ता का प्रतिफल प्रीमियम तथा बीमादार का प्रतिफल भुगतान का वचन होता है। चौथा, बीमा प्रीमियम का भुगतान एक मुश्त या एक निश्चित समय अवधि के अंतराल पर किया जा सकता है। पाँचवां, बीमा का भुगतान न करने पर अनुबंध भंग हुआ माना जाता है। छठवां, जीवन बीमा में एक निश्चित अवधि के बाद किसी निश्चित घटना के घटित होने पर एक पूर्व निश्चित धनराशि का भुगतान किया जाता है। इस प्रकार जीवन बीमा में घटना के घटित होने या अवधि पूरी होने पर भुगतान अवश्य किया जाता है। इस पर केवल बीमाकर्ता के ही हस्ताक्षर होते हैं। इस प्रकार से हमारा ये वीडियो समाप्त होता है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपको बताना चाहते हैं कि इस श्रृंखला में हमने बैंक के कार्य नामक एक वीडियो पहले ही अपलोड कर दिए हैं। आप अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो आपको कॉमर्स के जितने भी वीडियो हैं आपको अच्छी गुणवत्ता युक्त वीडियो को हम अच्छे से अच्छे उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।